नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें विंड के बारे में। हमारा टॉपिक चल रहा है वेदर एंड क्लाइमेट, और जैसा कि हमने कहा था कि वेदर एंड क्लाइमेट चूँकि थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है तो हम लोग इसको, हालांकि इसमें 4 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है हम लोगों को। पहला हमारा है टेम्परेचर, हालांकि वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, ये हम लोग जान चुके थे। उसके बाद इसमें 4 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। पहला है टेम्परेचर, जो कि डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद हम लोगों को डिस्कस करना था एयर प्रेशर के बारे में, वो भी डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लास में। और आज डिस्कस करना है विंड के बारे में। और उसके बाद फिर एक और टॉपिक हमारा है ह्यूमिडिटी। उसके बाद फिर हमारा टॉपिक पूरा का पूरा और पूरा चैप्टर भी खत्म होगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना सबसे पहला टॉपिक आज का, विंड के बारे में, यानी कि हवा के बारे में। क्या कह होता है हवा, देखते हैं। पहला लिखा हुआ है कि द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। अच्छा, यहाँ पे हाई प्रेशर क्या है और लो प्रेशर क्या है हमने कल भी बताया था। एक बार फटाक से इसको रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, हमने आपको कल बताया था कि दिन के समय में क्या होता है ना, हवा गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? दिन के समय में हवा गर्म हो जाता है। तो जो हवा गर्म होता है वो गर्म हवा का मतलब गर्म जो हवा होता है ना, बड़ा लाइट हो जाता है, बड़ा हल्का हो जाता है। तो वो गर्म हवा आसमान में उड़ जाता है। तो उस जगह का जो गर्म हवा आसमान में उड़ गया, वो जगह तो हवा से खाली हो गया फिर। तो जो हवा खाली हुआ है उसको हम लोग कह देते हैं लो प्रेशर एरिया। क्या बोल देंगे? लो प्रेशर एरिया। तो वो हवा का जगह पूरा खाली हो गया है, तो क्या वो हवा का जगह जो खाली हुआ, क्या वो हमेशा खाली ही रहेगा? नहीं, उस जगह को भरने के लिए कहीं से तो हवा आएगा। तो जहाँ से हवा आ रहा है उसको हम लोग बोल देंगे हाई प्रेशर एरिया। ठीक है, तो सिंपल से समझिए, जहाँ पे धूप पड़ा, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, वहाँ का हवा भी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। और गर्म हवा आसमान में उड़ना चाहता है तो वो आसमान में उड़ जाएगा। तो वो जगह पूरा क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा, है ना। गर्म हवा था और गर्म हवा आसमान में उड़ना चाहता है, तो आसमान में जब एक बार गर्म हवा पूरी तरीके से उड़ के आसमान में चला जाएगा तो उस जगह का पूरा हवा क्या हो गया? खाली हो गया। तो हम लोग बोलेंगे कि वो एरिया जो है हमारा वो लो प्रेशर एरिया हो गया। और उस खाली जगह को, जिसमें कि हवा अभी नहीं है, जो कि आसमान में उड़ गया था, उस खाली जगह को भरने के लिए कहीं और से हवा आएगा। तो जहाँ से हवा आ रहा है उसको हम लोग बोल देंगे हाई प्रेशर एरिया। तो बताइए, हवा किधर से किधर मूव करेगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर या लो प्रेशर से हाई प्रेशर? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। मतलब कि ज़्यादा जिधर हवा है उधर से आएगा, किधर की ओर? जिधर हवा कम है, यानी कि जिधर लो प्रेशर एरिया है। तो ये जो हवा का मूवमेंट है, हवा का जो चलना है इधर से उधर, इसी को हम लोग कह देते हैं विंड। क्या बोल देते हैं? विंड। सिंपल। तो कोई पूछे कि बताओ जो विंड है उसका मूवमेंट किधर से किधर होता है, तो सिंपल से बताइएगा, हाई प्रेशर से वो किधर आता है? लो प्रेशर की ओर आता है। कोई पूछे कि हाई प्रेशर क्या है, लो प्रेशर क्या है, तो सिंपल से बताइएगा, लो प्रेशर का मतलब हुआ वहां पे हवा नहीं है, सब हवा गर्म होके क्या हो गया? आसमान में उड़ गया। तो जहाँ पे हवा नहीं है वो हमारा हो गया लो प्रेशर, और जहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा है वो हो गया हमारा हाई प्रेशर। तो जिधर हवा ज़्यादा है उधर से हमारा हवा आएगा किधर की ओर? जिधर हवा नहीं था, मतलब किधर की ओर? लो प्रेशर की ओर। सिंपल है ना, यही हमारा विंड कहलाता है। तो इस तरीके से जो हवा का मूवमेंट होता है लगातार हाई प्रेशर से लो प्रेशर, इसमें हवा का मूवमेंट लगातार होता रहता है, हवा हमेशा हलचल करता रहता है, इसी को हम लोग कह देते हैं विंड। तो विंड हमेशा बहेगा, हवा बहेगा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विंड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। ये जो हवा है हमारा जो विंड है, इसको हम लोग 3 ब्रॉड कैटेगरी, मतलब 3 कैटेगरी में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे अच्छे तरीके से समझने के लिए। मतलब आप ये कह सकते हैं कि हवा का जो कैटेगरी है वो कितना है? 3 कैटेगरी है। तो आइए थोड़ा सा, 3 पार्ट है बेसिकली, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं एक एक करके। पहला हमारा है परमानेंट विंड। समझते हैं परमानेंट विंड क्या होता है? देखते हैं परमानेंट विंड्स में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला इसमें जो बात लिखा गया वो क्या है, देखो, द ट्रेड विंड्स आर द परमानेंट विंड्स, दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये ट्रेड विंड्स इसमें बोला गया। इसका मतलब क्या होता है? देखो, परमानेंट विंड का मतलब होता है ऐसा हवा जो हमेशा केवल और केवल काफी लंबे समय तक एक ही डायरेक्शन में बहेगा। जैसे हमारे आसपास देखा जाए तो क्या हवा हमेशा एक ही तरफ बहता है? नहीं, कभी ईस्ट की ओर बहेगा, कभी वेस्ट की ओर, कभी नॉर्थ की ओर, कभी साउथ की ओर बहता है, मतलब चारों दिशा में हवा बहता है। लेकिन किसी किसी जगह पर, कहीं कहीं पर हवा केवल एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा।
मतलब कि हमेशा एक जगह से निकलेगा और दूसरे जगह पे जाएगा, हमेशा वो भी केवल एक ही डायरेक्शन में। तो जो हवा केवल एक ही डायरेक्शन में बहे, एक ही तरफ बहे, उसको हम लोग कह देंगे परमानेंट विंड्स। परमानेंट विंड्स के नाम से समझिएगा, नाम से याद रखिएगा। परमानेंट मतलब वो परमानेंट एक ही तरफ मूव करेगा, हमेशा एक ही तरफ जाएगा। तो कोई बोले कि मतलब परमानेंट विंड क्या है, तो सिंपल से बताइएगा, परमानेंट विंड का मतलब हो गया कि वो हमेशा परमानेंटली एक ही तरफ मूव करता रहेगा, एक ही तरफ बहता रहेगा। तो ये हो गया हमारा परमानेंट विंड। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला है सीजनल विंड्स। सीजनल मतलब किससे याद रखना है, सीजन के हिसाब से, है ना। जैसे दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन्स, फॉर एग्जाम्पल मानसून्स इन इंडिया। सीजन के हिसाब से जो हवा अपना दिशा बदल ले, जो हवा अपना डायरेक्शन बदल ले, उस हवा को हम लोग क्या बोलेंगे, सीजनल विंड्स। जैसे यदि आप देखेंगे ध्यान से, मानसून हमारे इंडिया में लगभग 3 महीना ऐसा होता है जिसमें बरसात खूब होता है। एग्जाम्पल आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीना ऐसा है इंडिया का जिसमें बरसात खूब होता है। तो ये बरसात क्यों हो रहा है, क्योंकि लगातार 3 महीने तक हवा एक ही दिशा में बहता है हमारे इंडिया की ओर, और इंडिया में क्या आ जाता है उस समय में, हवा चलने की वजह से सारा बादल हमारे भारत की ओर आ जाता है, और वही हमारा आ जाता है मानसून, यानी कि बरसात आ जाता है। तो जो हवा सीजन के हिसाब से बदलता रहे अपना डायरेक्शन, उसको हम लोग कह देंगे सीजनल विंड्स। एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया, इंडिया में मानसून जो आता है, जो बारिश का महीना आता है, वो किसके वजह से आया, सीजनल विंड के वजह से आया। मतलब कि 3 महीना लगातार जो हवा है हमारे इंडिया की ओर बहता रहता है, तो सारा बादल बहते बहते हवा में इंडिया की ओर आ जाता है, और इंडिया में लगातार 3 महीने तक बारिश होता रहता है। तो परमानेंट विंड का मतलब हो गया जो लंबे समय तक केवल एक ही डायरेक्शन में परमानेंटली बहता रहेगा, जाता रहेगा जाता रहेगा, ये हो गया हमारा परमानेंट विंड। अगला है सीजनल विंड, जो केवल और केवल सीजन के हिसाब से बहेगा। जैसे मानसून आया, वो हो गया हमारा सीजनल विंड, है ना। उसी प्रकार से मानसून के बाद जाड़ा आएगा, विंटर आएगा, तो हो गया हमारा, वो भी सीजनल विंड का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद फिर गर्मी आएगा, तो गर्मी भी हमारे इंडिया में लगभग 3-4 महीना खूब रहता है, तो वो भी हो गया हमारा सीजनल विंड। तो जो हवा सीजन के हिसाब से अपना डायरेक्शन चेंज कर ले 3 महीने में, 4 महीने में, वो हमारा कहलाता है सीजनल विंड्स। सिंपल। अगला है लोकल विंड्स। लोकल नाम याद रखना, लोकल मतलब ऐसे मामूली सा, है ना। इसमें क्या लिखा हुआ देखो, दीज ब्लो ड्यूरिंग ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया, फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड सी ब्रिज। मतलब लोकल विंड का मतलब हो गया कि जो लगातार डेली होता रहता है ना, इधर से उधर बह गया, कभी कभी उधर से इधर आ गया, कभी ईस्ट से वेस्ट, कभी नॉर्थ से साउथ, ऐसा। तो जो हवा डेली इधर से उधर मूव करता रहे, उसको हम लोग कह देंगे लोकल विंड्स। एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा, लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, मतलब कभी हवा पृथ्वी से समुद्र की ओर जाता है, कभी हवा समुद्र से पृथ्वी की ओर आता है, इसको हम लोग कहते हैं लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लोकल विंड्स। तो 3 प्रकार के विंड आपको ध्यान रखने हैं। पहला परमानेंट विंड, जो केवल एक ही डायरेक्शन में बहेगा, एक ही दिशा में बहेगा लंबे समय तक। अगला हो गया हमारा सीजनल विंड, जो सीजन के हिसाब से चेंज करेगा अपना समय। मानसून आया तो 3 महीना लगातार एक ही डायरेक्शन में बहेगा, जाड़ा आ गया तो फिर से वो एक ही डायरेक्शन में बहेगा, गर्मी आ गया तो फिर से वो एक ही डायरेक्शन में बहेगा। ये हमारा हो गया सीजनल विंड, जो कि लगातार 3-4 महीना एक ही डायरेक्शन में केवल बहता ही रहेगा। और लोकल विंड का मतलब होगा कि जो कि डेली आपको देखने को मिल जाता है, चेंज होता रहता है डेली के हिसाब से। एग्जाम्पल लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, तो लैंड ब्रिज, सी ब्रिज डेली होता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा जानकारी विंड के बारे में। अगला हमारा है मॉइस्चर के बारे में। आइए थोड़ा सा हम लोग मॉइस्चर के बारे में भी जानकारी लेते हैं कि मॉइस्चर क्या होता है। अच्छा, मॉइस्चर का मतलब कोई समझा सकता है हमको, हिंदी क्या होता है इसका? नमी। नमी, नमी का मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे समझिए, सिंपल सा। देखो, जैसे विंटर सीजन में हमारे आसपास ना वाटर वेपर खूब प्रेजेंट होता है विंटर सीजन में। मतलब कि जाड़े के समय में आपके आसपास वाटर वेपर खूब होता है, पानी का छोटा छोटा बूंद आसमान में उड़ता रहता है। और गर्मी के समय में आपके आसपास वाटर वेपर रत्ती भर भी नजर नहीं आता है, जिसके वजह से गर्मी आपको खूब लगता है। जाड़ा में जाड़ा क्यों लगता है आपको? क्योंकि आपके आसपास हमेशा क्या रहता है, वाटर वेपर प्रेजेंट रहता है, आसपास का माहौल ठंडा रहता है।
लेकिन वही गर्मी के समय में बात करें तो क्या आपके आसपास इतने गर्मी में वाटर वेपर टिक पाएगा? सर आसमान में उड़ जाएगा। तो बताओ नमी ज़्यादा कब हुआ, गर्मी के समय में या जाड़ा के समय में? जाड़ा के समय में। जाड़ा के समय में नमी ज़्यादा होता है, हमारे आसपास नमी ज़्यादा होता है, यानी कि जाड़ा के समय में हमारे आसपास मॉइस्चर ज़्यादा होता है। कोई दिक्कत नहीं इसमें, सिंपल सी बात है। तो मॉइस्चर का सिंपल सा मतलब समझना है, नमी ये भी समझ में नहीं आया तो सिंपल से ध्यान रखना है कि हमारे आसपास वाटर वेपर प्रेजेंट कब रहेगा, यानी कि पानी का बहुत छोटा छोटा बूंद कब मौजूद रहता है? जाड़े के समय में, है ना। गर्मी के समय में चीज़ नहीं होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है इसमें देखो। When water evaporates from land and different water bodies, it becomes water vapor. जब हमारा पानी एवोपरेट हो जाता है, यानी कि पानी के ऊपर जब सनलाइट पड़ता है, चाहे वो पानी नदी का हो, तालाब का हो, झील का हो या समुद्र का हो, किसी भी पानी पे जब सनलाइट पड़ता है तो वो पानी क्या होने लगता है? धीरे धीरे एवोपरेट होने लगता है, भाप बन के आसमान में उड़ने लगता है ना, और वो बन जाता है वाटर वेपर, यानी कि वो वाटर वेपर बन के पानी का छोटा छोटा बूंद बन के आसमान में वो उड़ने लगता है। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। अगला ह्यूमिडिटी, जो हमने आपको बताया ह्यूमिडिटी क्या, देखो मॉइस्चर इन एयर इज नॉन एज ह्यूमिडिटी, यानी कि आपके हवा में यदि मॉइस्चर है यानी कि नमी है, यानी कि वाटर वेपर का मात्रा प्रेजेंट है, जिसे को हम लोग क्या बोल देते हैं? ह्यूमिडिटी बोल देते हैं। तो हाँ, जैसे एसी का हवा, एसी का हवा, कूलर का हवा, जब आप एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं तो उसमें आप पानी डालते हैं, है ना, मतलब एसी से तो सीधा सा ठंडा हवा निकलता है, तो वो भी हमारा वाटर वेपर का एग्जाम्पल है। उससे तो आपको गर्म ठंडा ठंडा हवा निकलता है, वो क्या निकल रहा है एक तरीके से? वाटर वेपर निकल रहा है, जो कि आप देख नहीं पा रहे। गरम गरम हवा सॉरी वो ठंडा ठंडा हवा निकल रहा है। कूलर, तो इन सबसे जो हवा निकलता है वो किसका एग्जाम्पल है? वाटर वेपर का एग्जाम्पल है। ठीक है, सेम ही चीज़ है, मतलब मॉइस्चर बोलो या ह्यूमिडिटी बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम ही चीज़ है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो यदि हवा में वाटर वेपर का मात्रा प्रेजेंट है, यानी कि मॉइस्चर है, नमी है, तो उसी को हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं। इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर दोनों सेम चीज़ होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। When the air is full of water vapor, we call it a humid day. इसे मान लीजिए हमारे आसपास हवा में वाटर वेपर खूब प्रेजेंट है, हमारे आसपास हवा में वाटर वेपर, पानी का छोटा छोटा बूंद बहुत प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या बोलेंगे उस दिन को? ह्यूमिड डे। ह्यूमिड डे। और ये ज़्यादा कब होगा, जाड़ा में या गर्मी में? जाड़ा में होगा। तो जाड़ा का जो समय होता है अधिकतर कैसा होता है? ह्यूमिड होता है, यानी कि नमी खूब होता है उस समय, इसीलिए आपको उतना ठंडा लगता है। उसके बाद ऑन अ ह्यूमिड डे क्लॉथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई एंड स्वीट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट एवोपरेट इजिली। यदि आपके आसपास मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है, जो बोलो सब सही है, यानी कि आपके आसपास नमी है, वाटर वेपर का मात्रा प्रेजेंट है आपके आसपास, तो बताइए क्या आपके बॉडी से पसीना जल्दी सूखेगा या टाइम लेगा? टाइम लेगा सूखने में। क्या आपका कपड़ा जल्दी सूखेगा या टाइम लेगा? टाइम लेगा। इसीलिए जाड़े के समय में आपका कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है, क्योंकि आपके आसपास पहले से ही वाटर वेपर प्रेजेंट है, सनलाइट होता नहीं है, तो पानी एवोपरेट करेगा कौन, है ना। लेकिन वही बात करें गर्मी के समय में, तो गर्मी के समय में दबा के गर्मी पड़ता है, आपके आसपास एक छोटा सा बूंद भी वाटर वेपर का मौजूद नहीं रह पाता है, सब के ऊपर सनलाइट पड़ता है और गर्म होकर सब वेपर बन के आसमान में उड़ जाता है। तो ध्यान रखना है, जब ह्यूमिड डे होगा कपड़ा जल्दी नहीं सूखेगा, आपके बॉडी से पसीना भी जल्दी नहीं सूखेगा। लेकिन वही यदि ह्यूमिड डे नहीं है, गर्मी का समय है, तो कपड़ा भी जल्दी सूखता है, आपके बॉडी से पसीना भी जल्दी सूखता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि जाड़े के समय में आप कपड़ा खींचोगे जल्दी नहीं सूखेगा, जाड़े के समय में आप पसीना आपके बॉडी में भर जाएगा लेकिन वो भी जल्दी नहीं सूखेगा। वही बात करें गर्मी के समय में, तो गर्मी के समय में ह्यूमिड नहीं होता है, नमी उतना नहीं होता है, तो फटाक से आपका कपड़े भी सूख जाता है और आपके बॉडी का पसीना भी छूट जाता है, मतलब कि पसीना भी सूख जाता है गर्मी के समय में। ठीक है, चलिए क्यों ऐसा होता है? क्योंकि गर्मी के समय में लगातार आपके बॉडी को हीट मिल रहा होता है, तो आपका सारा पसीना हीट होके एवोपरेट यानी कि आसमान में भाप बन के उड़ जाता है। ठीक है, आगे उसके बाद है व्हेन द वाटर वेपर राइजेज इट स्टार्ट्स कूलिंग। अच्छा, आपने कभी गौर किया है गर्मी के समय में
जब आपके बॉडी का पसीना सब सूख जाता है तो आपको ना एक ठंडापन महसूस होता है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपके बॉडी में जितने भी पानी थे, जितने भी पसीने थे, वो आपका जो गर्म वाला हीट था आपके बॉडी में, वो सब हीट एक तरीके से पानी के साथ आसमान में वेपर बन के चला गया। तो अब आपके बॉडी में केवल बचा क्या? ठंडापन बचा, मॉइस्चर बचा आपके बॉडी में, इसलिए आपको ठंडा महसूस होता है आपका पसीना सूखने के बाद। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। The water vapor condenses causing formation of droplets of water. When these droplets of water become too heavy to float in air, then they come down as evaporation, यानी कि बरसात के रूप में। अब होता क्या, देखो, जितने भी मॉइस्चर हमारे आसपास थे, वाटर वेपर का मात्रा प्रेजेंट था, उसके ऊपर सनलाइट पड़ा, वो गर्म हुआ और गर्म होकर वो क्या बन गया? वेपर बन के, गैस बन के वो आसमान में उड़ गया। सिंपल से समझिए, बहुत सिंपल कहानी है, समझ में आएगा आपको। गर्मी के समय में होता क्या, देखो, हमारे आसपास क्या प्रेजेंट है? वेपर, वाटर वेपर, पानी का छोटा छोटा बूंद, उसके ऊपर सनलाइट पड़ा, वाटर वेपर क्या हो गया? गर्म हो गया और वो भाप बन के आसमान में उड़ गया। वो जो भाप आसमान में बन के उड़ा है, जैसे जैसे वो आसमान में जाएगा ऊपर, वो क्या होता रहेगा? और ठंडा या गर्म? ठंडा होगा, क्योंकि हमने कल ही बताया था आपको, जितना आसमान के ऊपर आप जाएंगे वैसे आपको ठंडापन बढ़ना चालू हो जाएगा। तो वो जो गर्म वेपर था, जो गर्म हवा था हमारा वाटर वेपर, जब वो एक बार आसमान में जाना चालू करता है तो वहाँ पे वो धीरे धीरे क्या होता है? ठंडा होने लगता है। और क्या एक ही वाटर वेपर आसमान में जा रहा है? नहीं, बहुत सारे वाटर वेपर जा रहे हैं आसमान में। तो जब बहुत सारे वाटर वेपर आसमान में जा रहे हैं और बहुत सारे वाटर वेपर जब ठंडा होंगे तो वो सब एक दूसरे के साथ चिपकना चालू हो जाता है। क्या हो जाएगा? चिपकना चालू हो जाएगा। उसके बाद सब एक साथ चिपकते 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 बादल का रूप ले लेगा। किसका रूप लेगा? बादल का। और जब वो बादल भारी हो जाएगा, जो वो आसमान में और उड़ने लायक पानी नहीं रहेगा, तो फिर वो आराम से धराम से नीचे गिर जाएगा बरसात के रूप में। तो बारिश समझ में आएगा कैसे होता है? तो बारिश कैसे होता है एक बार फिर से समझ लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे आसपास वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, पानी का छोटा छोटा बूंद, उसके ऊपर दिन के समय में सनलाइट पड़ता है, गरम गरम धूप, और धूप के वजह से सारा का सारा वाटर वेपर गर्म होकर आसमान में उड़ जाता है। और आसमान में जैसे वाटर वेपर जाता है वो वहाँ पे ठंडा होने लगता है। और ठंडा क्या एक ही वाटर वेपर हो रहा है? बहुत सारे वाटर वेपर ठंडा हो रहे हैं। तो वो सब एक जगह पे बाद में इकट्ठा होने लगते हैं और वो रूप ले लेता है बादल का। और जब वो बादल में वाटर वेपर सब एक दूसरे के साथ जुड़ता है तो वो वाटर वेपर, बताओ, हल्का होगा या भारी होगा? भारी होगा। तो जब वो भारी इतना हो जाता है कि जब वो और नहीं उड़ पाता है, तो वो भारी होने की वजह से बादल छोटे छोटे टुकड़ों में बंट के नीचे बूंद बूंद के रूप में, नहीं कि बारिश के रूप में गिर जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं बरसात, रेन कहते हैं हम लोग इसको। इसी तरीके से बरसात होता है। तो रेन का भी यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन का मतलब सिंपल सा बारिश, ठीक है, रेन। प्रिसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। यानी कि जो पानी बूंद बूंद के रूप में धरती पे आता है आसमान से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेन बोलते हैं, सिंपल। ठीक है, अगला उसके बाद है मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। अच्छा, हम लोगों को पता है कि हमारे धरती के नीचे क्या है? पानी है। धरती के नीचे ग्राउंड वाटर है। कि धरती के नीचे पानी आता कहाँ से है? वही बादल का पानी पहले धरती पे गिरेगा और धरती से फिर वो पानी नीचे नीचे जाते जाते नीचे का पानी हमारा अंडरग्राउंड वाटर पूरा भर जाता है। यानी कि नीचे का जो पानी है जमीन के नीचे, वो कहाँ से आ रहा है? बादल के पानी बरसात के रूप में हमारे धरती के ऊपर आ रहा है और फिर वो धरती से पानी कहाँ चल जा रहा है? जमीन के नीचे चल जा रहा है। इस तरीके से ग्राउंड वाटर भी हमारा भर जाता है पानी से। अगला, प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर। और इस पानी को नीचे अंडरग्राउंड में रखने में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है पता है? प्लांट, पेड़। पेड़ क्या करता है? अपने जड़ से पानी को होल्ड करके रखता है, पानी को और ज़्यादा नीचे नहीं जाने देता है। क्योंकि मान लो यदि बरसात का पानी ज़मीन पे आया और सारा पानी नीचे धंसते धंसते बहुत नीचे चला गया, तो क्या प्लांट के जड़ को कभी पानी मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ बड़ा काम अच्छा करता है, पहला मिट्टी और दूसरा प्लांट का जड़। तो मिट्टी और प्लांट का जड़ दोनों पानी को
होल्ड करके रखता है, उसको और ज़्यादा नीचे नहीं जाने देता है, जिसके वजह से नीचे पानी भी बरकरार रहता है और समय समय पर प्लांट को पानी भी मिलता रहता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। उसके बाद है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। 3 प्रकार के रेनफॉल होते हैं। बरसात जो है 3 प्रकार का होता है। पहला द कन्वेक्शनल रेनफॉल, द ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड द साइक्लोनिक रेनफॉल। इन तीनों के बारे में आपको डिटेल में नहीं जानना है, बस सिंपल सा ध्यान रख लीजिए कि बरसात कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार का होगा। पहला कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक और साइक्लोनिक, ये 3 प्रकार के बरसात होते हैं। अगला, रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बताइए क्या बरसात, चलो अच्छा एक एग्जांपल आपको देते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं। इमेजिन करो ज़्यादा नहीं केवल 1 साल तक, ज़्यादा नहीं केवल 1 साल तक बरसात ना हो किसी जगह पर, तो क्या लगता है आपको वो जगह धीरे धीरे बर्बाद होना स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। मतलब चलो मान लो जब आपको इंडिया को बर्बाद करना है ना, तो बस ये एज्यूम कर लो कि इंडिया में केवल और केवल 1 साल तक कहीं पे बरसात ना हो। जो इंडिया आपको आज दिख रहा है ना, ये इंडिया 1 साल के बाद आपको ऐसा नहीं दिखेगा। लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे पानी की कमी की वजह से। आप बस इतना समझिए, जब इंडिया में मई जून का समय होता है तो बहुत सारे जगह पे अंडरग्राउंड वाटर खत्म हो जाता है। सोचो, हैंडपंप से पानी नहीं निकल रहा होता है, मोटर से पानी नहीं निकल रहा होता है। ये केवल और केवल गर्मी के समय में हो जाता है, केवल 2-4 महीने में बस। और यदि साल भर बरसात नहीं होगा तो सोचो फिर हाल क्या होगा हमारा। बारिश नहीं होगा तो नदी में पानी नहीं आएगा, बारिश नहीं होगा तो अंडरग्राउंड वाटर हमारा खत्म हो जाएगा, बारिश नहीं होगा तो प्लांट नहीं उग पाएंगे, सारे प्लांट को पानी नहीं मिलेगा, प्लांट मर जाएगा। और प्लांट यदि एक बार मरा तो फिर हमारा मरना निश्चित है, क्योंकि हमको ऑक्सीजन मिलेगा फिर कहाँ से, है ना। तो प्लांट हो चाहे एनिमल हो चाहे ह्यूमन बीइंग हो, कोई भी हो, बरसात का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो फिर 1 साल में आपको इसका नतीजा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे, इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस। तो बरसात से प्लांट जिंदा रहेगा, एनिमल जिंदा रहेगा, हम ह्यूमन बीइंग जिंदा रहेंगे, और सबसे बड़ी बात, धरती पे कभी पानी का कोई कमी नहीं होगा। ठीक है, अगला, इफ रेनफॉल इज लेस, मान लो बरसात कम होता है, वाटर स्कैरसिटी एंड ड्राउट अकर। यदि बरसात का पानी कम होगा यानी कि बारिश कम होगा तो वाटर स्कैरसिटी देखने को मिलेगा। वाटर स्कैरसिटी का मतलब होता है पानी का कमी, पानी का कमी देखने को मिलेगा पहला। और दूसरा, ड्राउट आ जाएगा। ड्राउट का मतलब है कि बहुत सारे जगह तो पूरी तरीके से पानी के बिना सूख जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, सुखाड़ी आ जाएगा, सूखा वहाँ पे पड़ जाएगा पूरा का पूरा, है ना। तो पानी ना पड़ने की वजह से इतना सारा समस्या हो सकता है। अगला, ऑन द अदर हैंड इफ इट इज मोर फ्लड्स टेक प्लेस। और मान लो बरसात ज़्यादा हो गया तो बाढ़ भी आ जाएगा, नुकसान वैसे भी हो जाएगा। मतलब बरसात यदि बहुत ज़्यादा हो गया तो बारिश होने के वजह से, ज़्यादा बारिश होने की वजह से बाढ़ आ जाएगा, तब भी नुकसान होगा हम लोग का। और यदि बारिश नहीं होता है तब भी नुकसान है हम लोग का, प्लांट को पानी नहीं मिलेगा, एनिमल को पानी नहीं मिलेगा, अंडरग्राउंड वाटर हमारा खत्म हो जाएगा, तब भी दिक्कत है। मतलब बरसात हो तो दिक्कत है, ना हो तो दिक्कत है। तो फिर बीच का रास्ता हम लोग को अपनाना चाहिए। बीच का रास्ता ये है कि बरसात बिल्कुल बराबर मात्रा में हो, ना ज़्यादा ना कम। तो यदि ऐसा होगा तो हमारा इंडिया, मतलब कोई भी जगह ठीक ठाक चलेगा। और इस मामले में हमारा इंडिया ठीक है। मतलब कि इंडिया ऐसा जगह है जहाँ पे बरसात भी ठीक हो जाता है, गर्मी भी ठीक पड़ जाता है, ना बरसात ज़्यादा होता है ना बरसात कम होता है। हाँ, कभी कभार थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे बाढ़ जैसा भी सिचुएशन आ जाता है, लेकिन ओवरऑल इंडिया आपका ठीक है। ठीक है, इस तरीके से हमारे टॉपिक कंप्लीट हुआ और टॉपिक के साथ पूरा का पूरा हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। अब बताइए क्या इस पूरे चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया सब कुछ? बहुत अच्छा। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में फिर से एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।